गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वापस से पीवाईक्यू के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये इन सारे क्वेश्चंस को जो है डील किया था। अब चलते हैं वापस से और हम क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत करते हैं आज के प्यारे प्यारे सेशन का। ठीक है, आज बच्चों तो ये बेसिकली सेशन जो ये बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। तो आओ चलो हम लोग तीसरे सवाल को पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरा सवाल में कहना क्या चाह रहा है कि हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सवाल ये पूछ रहा है कि कितने क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड यानी चाहिए हमें स्पेसिफाई करने को एक इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, किस शेल में, किस ऑर्बिटल में, ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हमें निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करना है कि हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात करें वो ये है, तो उसके लिए हमें कितने क्वांटम नंबर्स की आवश्यकता है। तो आइए सवाल नंबर 3 को फटाक से लिखना जो है वो हम चालू करते हैं। आइए, ये हमारे लास्ट लेक्चर के सारी स्लाइड्स हैं। ये लेक्चर आपको जो है प्रॉपर जो है उस पर मिल जाएगा, क्या बोलते हैं। हाँ, आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा है कि कितने हमें क्वांटम नंबर की नीड है इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भाई लिखते हैं इसको, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम नंबर्स यानी 4 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हमें 4 क्वांटम नंबर की जरूरत है। कौन कौन से हैं? दीज क्वांटम नंबर्स आर, कौन कौन से क्वांटम नंबर है? तो भैया पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द सेकेंड वन is azimuthal quantum number, the third one is magnetic quantum number, and the fourth one जो चौथा है आपका that is spin quantum number। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप बताएंगे कि किस क्वांटम नंबर से आपको क्या पता चल रहा है। जैसे कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं तो मान लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये जो है ये आपका शेल है। ठीक है, तो भैया अगर आपको जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस शेल में। नहीं, सबसे पहली जानकारी आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस शेल में है। ठीक है, अब शेल के अंदर भी होते हैं सब शेल। तो दूसरी जानकारी जो आपको चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में पाया जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो आप उसका ओरिएंटेशन क्या है, यानी वो किस एक्सिस पर लाई कर रहा है या न्यूक्लियस के किस ओर लाई कर रहा है, यानी कि उसका रेडियल पार्ट क्या है, उसका एंगुलर पार्ट क्या है। ठीक है, तो तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो उसका चाहिए ओरिएंटेशन। ठीक है दोस्त, वो क्या चाहिए हमें, उसका ओरिएंटेशन चाहिए। और चौथी चीज जो हमें चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने के लिए, दैट इज वो है आपका स्पिन। ठीक है, तो अगर ये चारों चीज आपको पता होगी तो आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, स्पेसिफाई कर लोगे। तो आपको एक सारी चीज चाहिए तो आप कैसे लिखोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट, ये किसके बारे में बताएगा, टेल्स अबाउट शेल, यानी किस शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है पाया जा रहा है। हालांकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत कुछ बताता है, सारा मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं, पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से करना है। दूसरा कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से यू विल गेट टू नो अबाउट, ये किसके बारे में आपको बताएगा, टेल अबाउट सब शेल, यानी सब एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में, मेन एनर्जी लेवल, और ये आपको सब एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा इलेक्ट्रॉन के। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा ओरिएंटेशन कि लेट से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ओरिएंटेशन में है, और स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि वो क्लॉकवाइज है, कि वो क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ठीक, आप ऐसे लिखोगे। फिर आप दोगे एक एग्जांपल, जैसे लेट से मैं एग्जांपल देता हूं, लेट से थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे लिख के फिर आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, दैट इज 1s2 एंड 2s1, या बीच में कॉमा लगाना मत भूलना। ठीक है, 1s2 एंड 2s1। उसके बाद जो तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है। तो अगर मैं इस तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं
तो उसके लिए आप n बोलोगे, तो n की वैल्यू है 2 यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये होता है। l की वैल्यू है आपकी s के लिए क्या होती है 0 होती है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है, यानी +l से -l, तो यहाँ तो सिर्फ 0 है, यानी m भी आपका 0 होगा। इसके बाद आप स्पिन देखोगे, तो स्पिन हम मानते हैं भैया पहला इलेक्ट्रॉन है, तो वो है +12 की स्पिन होगी। तो अगर आपको ये चारों क्वांटम नंबर पता होता, अगर आपको चारों क्वांटम नंबर मान लीजिए, हमने तो इसको देख के निकाला, पर अगर ये चारों क्वांटम नंबर आपको दे दिया था, तो इससे क्या आप इसको वापस से लिख पाते? तो आइए देखते हैं। तो n बराबर 2 है, तो हम ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे 2, l बराबर 0 यानी s, m बराबर 0 यानी s की बात हो रही है, उसकी ओरिएंटेशन हो गया क्योंकि स्फेरिकल है। s बराबर +12 मतलब इसमें पहले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 2s1 कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर आपको चारों क्वांटम नंबर पता होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो वो आप बता सकते हो। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना हो बच्चों, तो क्या करो, इसको आप लोग जो है जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया इसको, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। तो ये सवाल आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो एक दो और एग्जांपल दे लो, ठीक है, जिसमें एल और एम की वैल्यू जो वो अलग अलग आ रही हो। तो ये तो बेसिकली आपको मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं, तो वहां से आप और एग्जांपल जो है ऐड ऑन कर सकते हो इस क्वेश्चन में। क्लियर है? आइए चलो बढ़ते आगे अगले सवाल पे। तो ये सवाल जो बच्चे ये हमारे जो है कंप्लीट हो गया। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि विच 2 बार हो गया, इसको काट दीजिए। विच ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल। अच्छा, कौन कौन से ऑर्बिटल नहीं पॉसिबल है? 1p 2s 2p 2d 3f। चलिए आइए देखते हैं, यहां नहीं देखेंगे हम, इसको आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सा था, कौन कौन सा ऑर्बिटल था। ओहो, क्या क्या है भैया? 1p 2s 2p, 1p, चौथा सवाल है ना 1p 2s 2p, और क्या था, एक मिनट रुकिए दोस्त, और था 1s 2s 2p, 1p हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 2d एंड 3f, 2d है, 2d है एंड 3f है, ठीक है। आइए देखिए इस सवाल को मैं सिंपली आपको समझाता हूं। देखिए हमें क्या करना है, हमें चारों क्वांटम नंबर देखना है, n l m। देखो जो मैं समझाना चाह, समझो, n की वैल्यू अगर 1 है बेटा, तो l जो है, l क्या होता है 0 से लगाए, l की वैल्यू जो होती है, पहले लिखो, l की वैल्यू होती है 0 से लगाए n-1 तक। तो अगर n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रखोगे, 1-1 0 हो जाएगा, 0 से लगाए 0 तक, यानी l की वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। और 0 हो गया, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होती है -l से लगाए +l तक। तो l की वैल्यू अगर 0 है, तो भैया m क्या होगा, m भी हमारा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए n की वैल्यू अगर 2 है, तो l की वैल्यू आपकी 0 होगी और साथ में होगी 1। देखिए कैसे, 0 से लगाए n-1, तो 0 तो हो गए, लगाए n मतलब 2 2-1 यानी 1, 0 और 1 होगा, ठीक है। तो 0 के लिए तो हमारा जो m आएगा, 0 के लिए जो हमारा m आएगा वो तो 0 आएगा, लेकिन जो 1 के लिए हमारा m आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -1 0 एंड +1। क्लियर हो गया? आइए n बराबर 3 के लिए देखिए, n बराबर 3 के लिए यहां पर आएगा 0 1 और 2। कैसे भैया, 0 से लगा n-1, n की जगह 3 -1 ये 2, यानी 0 1 एंड 2। 0 के लिए m0, 1 के लिए -1 0 एंड +1, और इसके बाद 2 के लिए क्या होगा, -2 से +2 तक। कैसे लिखोगे, -2, इसको क्या करो, इसको यहाँ से ऐसे कर दो ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये अलग अलग का है, ठीक है। चलो -2 -1 0 +1 एंड +2, कोई दिक्कत इसमें? आइए ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो हमें खाली n और l पता हो तो भी हम इस चीज को बता सकते हैं। देखिए तो 1 के साथ कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है, देखिए 1 0 यानी 1। देखिए एक बात, l की वैल्यू अगर 0 होती है, तो ये बताता है आपको s सबशेल के बारे में। l की वैल्यू अगर 1 है, तो ये बताता है आपको p सबशेल के बारे में। l बराबर अगर 3 है, तो ये बताता है, l बराबर अगर 2 है, बताता है d के बारे में। l बराबर अगर 3 है, तो ये बताता है spdf के बारे में। ध्यान से देखिए, जब 1 के साथ है, तो यहाँ पर देखिए 1 के साथ सिर्फ 0, यानी
1s ही सिर्फ बनेगा, 1s बनता है, यानी 1p 1d 1f नहीं बनेगा। यहाँ क्या लिखा है 1p बनेगा, देखिए 1 में सिर्फ s बनेगा, यहाँ पे p बनने का कोई चांस है, कोई चांस नहीं है। p यहाँ पर बना, 2 में p बन रहा है, 1 में p नहीं बन रहा है, यानी पहला हमारा आंसर, पहला हमारा क्या पूछा, पॉसिबल पूछा कि नॉट पॉसिबल पूछा, एक मिनट क्या पूछा है, विच और नॉट पॉसिबल, नॉट पूछा, देखिए नॉट पूछा, कौन कौन सा नहीं बन रहा है, ये कौन कौन सा नहीं बन रहा है, तो आइए बच्चे ये देखिए 1p नहीं बन रहा है, क्लियर है। 2s देखिए, तो भैया यहाँ ये 2 0 के लिए क्या है s, यानी 2s, तो 2s तो हमारा बनता है, यानी ये ऑर्बिटल बनता है। 2p की बात कर ली जाइए, देखिए 2 1 क्या बताता है p को, यानी 2p भी बनता है। 2d देखिए 2 की जगह क्या d है, d मतलब 2 होना चाहिए, d 2 है ही नहीं, यानी 2d भी नहीं बनेगा। 3f आइए, 3spd देखिए, 3 का मतलब सॉरी 2 का मतलब d, यानी 3d तो बनता पर 3f नहीं बनता। तो गिवन में से आपका 1p 2d और 3f नहीं पॉसिबल है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। तो ये तीन जो आपके ऑर्बिटल या फिर कहें ये तीनों जो सबशेल है वो आपके पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया सवाल, आसान था सवाल, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया बच्चे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये सवाल हो गया होगा आप लोगों से, तो बढ़ते हैं आगे और चलते अपने अगले सवाल की ओर। तो यानी चौथा सवाल भी हम लोगों ने, अरे 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 पांचवा नहीं बेटे, चौथा सवाल भी हमने ठिकाने लगा दिया। मजा आ रहा है दोस्त, अगर सेशन में मजा आ रहा है यार तो कुछ ना करो, बस जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे रिलेटेड जो है सारे कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको। एप्लीकेशन जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। और आप लोग किस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी कमेंट करना, ताकि मैं जान सकूं कि वीडियोस जो कौन कौन कहाँ से देख रहा है, ठीक है। प्लीज़ यार कमेंट करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो एक बार कमेंट करोगे, थोड़ा इंटरेक्शन बनता है आपसे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि इस बार काफ़ी भर भर के कमेंट आने वाले आपके इस वीडियो में, मैं उसका इंतजार करूँगा। आइए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 में क्या दे रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ नोड्स इन आर प्लॉट, ओके, इन आर प्लॉट, ठीक है। आर प्लॉट, यहाँ पे आर प्लॉट का मतलब क्या बाबू, ये आपसे रेडियल पूछ रहा है, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है कि रेडियल नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स के बारे में आप सवाल पूछ रहा है, ठीक है। नोड्स क्या होता है, नोड्स बाबू, नोड वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, ठीक है। दो बात आपका समझना, पहले नोड मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो प्लेस, वो पॉइंट, अगर देखिए नोड है तो नोडल, अगर नोड की बात करें तो पॉइंट, उस जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। ऐसे नोडल प्लेन भी पूछ सकता था, ठीक है। तो नोडल प्लेन तो भैया वो प्लेन होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, अगर प्लेन पास कर रहे हो तो प्लेन आपका नोडल प्लेन होगा और पॉइंट आपका नोड होगा, ठीक है। तो नोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आपका 0 होने वाला है। तो देखिए भैया नंबर ऑफ नोड्स इन आर प्लॉट, यानी सिर्फ रेडियल नोड की यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रेडियल नोड की, किसके 3s 2p 4d 5f। आइए चलिए इस सवाल को करते हैं। चौथा सवाल था, पांचवा सवाल है भैया रेडियल नोड्स ऑफ। क्योंकि आप लोग टी विद केमिस्ट्री को फॉलो करते हो, तो ऐसे तो मैं आपको डिकोडिंग सिखा दूंगा कि आपको इन सब सवालों करने में समय ही नहीं लगेगा दोस्त, ठीक है। देखते हैं किन किन चीज़ों का पूछा हुआ था। ये पूछा था आपका 3s का पूछा, और पूछा है 2p 4d, 2p का पूछा है, 4d का पूछा, एक और पूछा हुआ है, और 5f का पूछा है, ठीक है। आइए 5f का पूछा हुआ, आइए। तो भैया सबसे पहले तो आपको जो है रेडियल नोड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेडियल नोड्स बेटे हम लोग निकालते कैसे हैं, ये हमें बताओ, रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। रेडियल नोड्स, ठीक है। हाँ तो लिखोगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, रेडियल नोड्स फॉर एन सब शेल, ऐसे करो, फॉर एन ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन
इक्वेशन क्या बेटा, रेडियल नोड, ये क्या बेटा, रेडियल नोड, रेडियल कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन रेडियल नोड, अरे यार, बराबर n माइनस एल माइनस, ठीक है। इस इक्वेशन को आप याद रख लो, बस यही लगाना है, आपको आंसर मिल जाने वाला है। तो आइए पहले केस में हम क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। n क्या आएगा, n ये बताता है 3, n की वैल्यू 3 है। l क्या है, l है आपका s ऑर्बिटल मतलब 0, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं नोट्स निकालता हूं तो नोड कैसे निकलेगा, मैं नोट्स को n से दिखाता, नहीं n से नहीं दिखा सकता, मैं नोड लिखता हूं। नोड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n है, n की वैल्यू है 3 माइनस एल, एल कितना है, एल इज आपका 0 एंड माइनस 1, तो यहाँ से आपका नोड कितना आएगा, नोड आएगा 2, यानी 3s में 2 नोड पाए जाते हैं, ठीक है। 3s में क्या पाए जाते हैं, 2 नोड पाए जाते हैं। 2p की बात कर लेते हैं, 2p की बात कर लेते हैं। n बराबर 2 है, देखिए यहाँ पे n लिखा हुआ है। l बराबर p है, p के वैल्यू मतलब 1। नोड्स कितने हो जाएंगे, नोड कितने हो जाएंगे, नोड बराबर n यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा भैया, 0, कितना हो जाएगा 0। 2p में कितने नोड होते हैं, 0 नोड होते हैं, ठीक। 4d की बात कर लो, n बराबर 4 यहां से निकल गया, l बराबर s 0 s p1 d2, d है d2, नोड क्या हो जाएगा, n 4 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 1, इसमें एक नोड पाया जाता है। 5f की ये बात कर लेते हैं, n बराबर 5 और l बराबर 3, नोड बराबर कितना हो जाएगा, नोड बराबर हो जाएगा n माइनस l माइनस 1 यानी 1 नोड। कोई दिक्कत इसमें, आसानी समझ में आ गया। ये चारों नोड, ये 5वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा, जल्दी इन्हें नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पांचवें क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन के बारे में। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है वो क्लियर कट हो गया, ठीक है। 6वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में 5 मिनट पढ़ा दिया। 6वां क्वेश्चन है डिस्कस द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है भैया, डिस्कस द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। तो अगला जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है दैट इज, कौन सा सवाल है भैया, नंबर क्या होगा, 6वां सवाल। तो 6वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स के शेप जो हमें पता लगाना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो भैया करेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन से ऑर्बिटल पाए जाते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल, 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, नेमली कौन कौन से बेटा, पहला है एस पी डी एंड एफ, ठीक है। इसका लिखोगे कि लेट्स डिस्कस, इसका क्या करते हैं, लेट्स डिस्कस देयर शेप इंडिविजुअली, यानी एक एक करके इंडिविजुअली इनके शेप को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं ऑर्बिटल, एसपीडीएफ, इनके शेप को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। एस पहले देखो, इसके आप क्या करोगे, इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिख सकते हो। तो फर्स्ट आप लिखोगे एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पे लिख दोगे एस स्टैंड्स फॉर, तो ये एस है, एस स्टैंड्स फॉर शार्प, यानी एस क्या है यहाँ पर स्टैंड करता है शार्प, जैसे एस का मतलब होता है शार्प। सबसे पहले आप लिखोगे। अब इसके बाद देखो बेटा, एस का जो शेप होता है, इसको अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, एस के शेप को अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो स्फीयर कैसे बनेगा, ये रहा। एस का जो शेप होता है बेटा, वो आपका होता है स्फेरिकल। वो आपका कैसा होता है, दैट इज स्फेरिकल। कैसा होता है भाई, स्फेरिकल। देखो अब ये अब एक्सिस बना देना है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ऐसे ये जेड एक्सिस बन गया, ठीक है। ये आपका हो गया भैया, ये आपका वाली, ये आपका एक्स एक्सिस, और दिस इज योर वाई एक्सिस,
एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, और ये क्या आपका शेप जो है ऑर्बिटल का होता है, दैट इज स्फेरिकल। तो सबसे पहले एस स्टैंड फॉर शार्प, फिर आप ये बनाओगे, इसका शेप बनाओगे, फिर आप ऐसे शेप को मैं थोड़ा किनारे कर दे रहा हूँ, ठीक है, शेप को यहाँ किनारे कर रहा हूँ, फिर आप लिखोगे इट्स शेप इज स्फेरिकल। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और इसका स्फेरिकल शेप है ये हमें पता कैसे चल रहा है, इस बारे में आप बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर तुम्हें किसी भी अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, तो ऑर्बिटल बेसिकली हम दिखाते किससे, हम तो वेव फंक्शन से ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन। और अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूं, तो वेव फंक्शन बेटा आपका रेडियल पार्ट, वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेडियल पार्ट में, और साथ में क्या होता है आपका रेडियल पार्ट होता है, और साथ में आपका एंगुलर पार्ट होता है, ठीक है, और साथ में आपका क्या होता है, एंगुलर पार्ट होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कुछ चीजें समझाऊं, तो बेटा अगर एस की बात करें, अगर एस सबशेल की बात करें, तो एस सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है दैट इज 0 होती है, जो हमारा एल होता है वो क्या होता है, हमारा 0 होता है, साथ में हमारा एम भी 0 होता है, यानी एल भी 0 होता है, एम भी 0 होता है। तो जहां तक आपने मेरा अगर पुराना लेक्चर देखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि जो एंगुलर पार्ट होता है वो तो बेटे आपके इसी पे डिपेंड कर रहा होता है, वो तो बेटे आपके एल और एम पे डिपेंड कर रहा होता है। और यहां पर जब एस ऑर्बिटल की बात होती है, तो वो एस के लिए भी वो एल और एम दोनों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होता जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, यानी वो एंगुलर पार्ट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा होता जो हमारा एस ऑर्बिटल है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारा रेडियल पार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जब वो रेडियल पार्ट पे से डिपेंड करेगा, तो लेट से ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इससे रेडियस है, तो ये रेडियस तो किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। अब तो यहाँ कोई हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई एंगुलर पार्ट है ही नहीं, तो हमारे पास एंगुलर पार्ट है ही नहीं। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं कि बेटा यहाँ पर तो हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अराउंड जो सिमेट्रिकली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ऐसा क्या शेप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कराए न्यूक्लियस के अराउंड, वो एक ही शेप हो सकता है, दैट इज आपका स्फीयर। इसलिए जो एस का शेप होता है वो आपका कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। यह बात मेरे समझ में आ गई, ठीक है। जो बात मैंने बोला है आप इस बात को भी चाहे तो इस आंसर में अपने लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का सवाल बनता है। जितने मार्क्स के सवाल बनेगा उस हिसाब से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं, समझ गए। मैंने अपने हिसाब से आपको पूरा एलेबोरेट करके समझा दिया है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में ना आई हो तो दोबारा से वीडियो को ये मतलब 10-20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड बैक कीजिए और वापस से इस वीडियो को देखिए वहां से, ठीक है। तो भैया ये हमारा एस ऑर्बिटल का शेप हो गया, फिर आप इसको ऐसे स्फेरिकल ड्रॉ कर दोगे, फिर आप लिखोगे एस ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चा, इट इज नॉन डायरेक्शनल, ये आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। बच्चे जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, इतना अगर आप एग्जाम में लिख दोगे ना तो कोई आपका नंबर काट नहीं सकता है, समझ गए, कोई आपका नंबर बिल्कुल काट नहीं सकता। जितना मैं बता रहा हूँ मोर देन इनफ आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आप लिखोगे आपके नंबर कट नहीं सकते, ठीक है। तो पहला आपने क्या लिखा, पहला हमने एस ऑर्बिटल लिखा। सेकंड हमारा क्या होगा बच्चा, सेकंड हमारा है पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे पी स्टैंड्स फॉर, पी किसके लिए स्टैंड करता है, प्रिंसिपल, स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। स्पेलिंग वाला इसका मुझे लोचा है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, खैर ठीक है, स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, प्रिंसिपल है एल डी होता है एल होता है, छोड़ो इसको। पी स्टैंड्स, हाँ इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाए तो, क्योंकि मैं अंग्रेजी का मास्टर नहीं, मैं जो आपके केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो कई बार ऐसे स्पेलिंग की हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है, इसको माइंड ना करना, ठीक है। अब तो पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, पहला चीज हो गया कि पी यहाँ पे बेटे प्रिंसिपल के लिए स्टैंड कर रहा है। उसके बाद देखो, अब जो अगर पी है, अगर वैल्यू पी है तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू बेटे आपकी होती है 1 होती है, एल की वैल्यू 1 होती है और एम की वैल्यू आपकी होती है -1, 0 एंड +1, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि जो आपका पी है, पी आपका जो पी सबशेल है वो 3 ऑर्बिटल्स में टूट रहा है। तो आपको पता होता है, इसको हम नेमली कह सकते हैं ऐसे, भैया इसको हम px मान लेते हैं, नाउ दिस वन इज py एंड दिस वन इज pz, ठीक है। तो यानी कि जो पी ऑर्बिटल है वो ऐसे 3 ऐसे जो है 3 आपके क्या बोलते हैं उसको 3, और पी सबशेल जो आपके 3 ऑर्बिटल में से टूट रहा है। इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए, इसके बाद आपको क्या पता चला, आपको एम पता चल गया, आपको एल पता चल गया। अब देखिए बात क्या होती है, अब आप निकालोगे नोड, अब आप क्या निकालोगे, नोड निकालोगे। तो अगर मैं नोड की बात कर लूँ पी ऑर्बिटल, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल का अगर मैं एंगुलर नोड निकालूं, तो एंगुलर नोड जो होता है वो तो एल पे डिपेंड कर रहा होता है,
ठीक है, पी ऑर्बिटल पे नोड किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एल पे डिपेंड कर रहा हो। तो एल की वैल्यू, ये कौन सा नोड है, एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एल पे डिपेंड कर रहा होता है। और पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1। क्या होगी बेटी, ये तो आपकी 1 होती है। दैट मीन्स आपको एक ही एंगुलर नोड मिलने वाला है, एक ही एंगुलर नोड मिलने वाला है। तो वो आपको कैसे मिलेगा, आइए इस बात को देखते हैं। तो अगर मैं देखूं कि हमको 3 ऑर्बिटल को 3D में अगर हमें अरेंज करना है इस तरीके से कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो, तो हम उसको कैसे करेंगे, आइए इस बात को समझिए। क्या 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, उसको अगर हमें 3 डायमेंशनली अगर हम उससे मुझे अरेंज करना हो, अगर उससे मुझे अरेंज करना हो, तो मैं उसको कैसे अरेंज करूंगा। देखो मान लो ये हमारा एक्स वाई ये जेड एक्सिस हो गया। तो देखो अगर 3 डायमेंशनली इन्हें अरेंज करना है तो हमको एक नोड मिल रहा है। मतलब अगर मान लो मैं मानता कि पी ऑर्बिटल ऐसे स्फेरिकल है, मैं फिर पी ऑर्बिटल मान लो कुछ इस शेप का है, लेकिन एक नोड तो इसमें आना चाहिए। तो नोड कहाँ आएगा, नोड आपका इसके बीच में आना चाहिए। तो अगर बीच में नोड आएगा मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई। तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मतलब यहाँ ये मान लीजिए आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। फिर इससे दूर जाते 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 थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर इससे इधर दूर जाते जाते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्या बात समझ में आया। अब ये जो शेप बन रहा है यही पी ऑर्बिटल का शेप होता है। तो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज डम्बल शेप। क्या होता है बेटे, डम्बल शेप होता है। तो लिखो यहाँ पर, क्या लिखोगे, ये सब बात समझ में आ गई। देखो भाई ऐसे मैं मानता हूँ कि पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, पर हमें तो एक नोड भी मिल रहा है, और जहां नोड हमें मिलेगा उस पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 0 होगी। यानी नोड के उधर एक एंगुलर नोड है, तो नोड के उधर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी और नोड के इधर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे 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 बढ़ जाएगी, ठीक है, और इधर भी धीरे 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 बढ़ जाएगी। देखो आपको ये जो शेप मिल रहा है दैट इज डम्बल शेप। कैसा शेप है, डम्बल शेप है। अब अगर डम्बल शेप को मैं अरेंज करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं तो एक डम्बल को इधर पॉजिटिव एक्स पे, इधर निगेटिव एक्स पे, इसी तरीके से वाई एक्सिस पे एक ऐसे वाई एक्सिस पे मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, और एक यहीं पर मैं जेड एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा, जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी ड्राइंग जो इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या होता है ना, इस पे जो है ओवरलैप हो जाएगा, तो आपको अच्छे समझ नहीं आएगा। बाकी आप देख सकते हो ये आपका जेड एक्सिस है, तो आप एक लोग जो है इस पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारे 3 ऑर्बिटल्स आए, एक लोग नहीं, मतलब एक लोग इधर और एक लोग इधर, 2 लोग, ठीक है, 2 लोग, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये है आपके क्या बोलते हैं पी ऑर्बिटल का शेप, दैट इज डम्बल शेप। तो आप लिखोगे पी ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल क्या होता है बाबू, डम्बल शेप होता है। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर हो गया बात। चलिए ये बात समझ में आ गया आप लोग को, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। और कोई चीज, तो पी ऑर्बिटल का शेप भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। डम्बल शेप होते हैं, 3 ही नंबर होते हैं पी ऑर्बिटल। चलिए इसके बाद अगला जो हमारा आता है तीसरा है हमारा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, यहाँ डी स्टैंड्स फॉर डी किसके लिए स्टैंड करता है, डिफ्यूज के लिए, ठीक है। डी से मतलब होता है डिफ्यूज। डी ऑर्बिटल देखो, यानी भैया अगर एल की वैल्यू तुम्हारी बेटे कितने हैं, 2 है, तो एम की वैल्यू क्या क्या होगी, -2 -1 0 +1 और +2। यानी डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें से बेटे 4, इसमें से डी ऑर्बिटल के शेप फिर ऐसे लिखोगे, डी ऑर्बिटल के 2 शेप होते हैं। डी ऑर्बिटल शेप जो आपके 2 होते हैं, नहीं पहले इसको मत लिखो, पहले आप दिखना इसको पांचों इसको आप लिखोगे ऐसे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर -y² और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। 5 ऑर्बिटल इस तरीके से दिखाई देंगे। इसके बाद शेप की बात करेंगे तो ऐसे लिखोगे, दे हैव डबल डम्बल शेप। कैसे होते हैं ये, डबल डम्बल शेप होते हैं, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर विच इज डोनट शेप। वो कैसा होता है बच्चा, वो होता है आपका डोनट शेप होता है। कैसा होता है, डोनट शेप होता है। अब आप क्या करोगे, अब इसके बाद आप जो है ऐसे ऐसे आप जो है इसको दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, दिखाते हैं बच्चे कैसे इसको दिखाओगे। ओहो, इससे बेटर रहेगा ना मैं ऐसे दिखा रहा हूं,
मैं इसको इस तरीके से आपको दिखा दूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। इसी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी आए, हाँ अरे डिलीट हो गया क्या, अच्छा गड़बड़ा आ गया, गलत बटन दबा दिया, अरे फिर वही दब गया, ओहो आपकी सही दबाऊंगा, ये ना, ठीक, पेस्ट, ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा भी पेस्ट कर ले, पांचवा फिर से आ गया क्या, इसी पैसे, अच्छा ठीक है सही, तो पांचवा ये होगा, ठीक है। आइए ड्रॉ करते हैं, इस पे मैं बनाता हूँ, देखिए कैसे कैसे बनेगा, डी एक्स वाई है ना, इसको एक्स मानिए, इसको वाई एक्सिस मानिए, तो जो डी एक्स वाई होगा, जो मैं एक यहीं पर बनाता हूँ, इसी को जो है हर जगह उठा के पहुंचा दूंगा, हाँ एक ही बनाता हूँ, उसको हर जगह उठा पहुंचा दूंगा, तो ये आपका जो डी एक्स वाई होगा बच्चा, वो आपका इस तरीके से दिखाई देगा, दिख रहा है ना, डी एक्स वाई जो आपका ये क्या बोलते हैं ऑर्बिटल होगा, उसका शेप ऐसे होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, ठीक है, डी एक्स जेड का शेप ऐसा होगा, क्लियर है। आइए अगला देखिए, क्या कर रहा है भाई तू, देखिए भैया इसको देखिए, तीसरा शेप आपका ऐसे होगा, क्या करेंगे, एक्स जेड है, एक्स वाई है, यहाँ पर आपको हो जाएगा, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला देखते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर से वापस से ओवरलैप आ रहा है, देखिए ये तो बाबू खेला खेलता रहता है, आओ हम भी कम थोड़ी हैं, हम भी कम थोड़ी, अब इसको आपको ऐसे नहीं लगाना, ध्यान दीजिएगा, अब आपको इसे लगाना है, इस बार सही नहीं हो रहा है, इसको डिलीट करो, देखो इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको इसको इस तरीके से लगाना है, ठीक, ये आपका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है, ये आपका डी एक्स वाई है, ये आपका क्या है, डी एक्स जेड है, ये आपका क्या है, डी वाई जेड है, ये आपका है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, और ये आपको इसको जेड लोगे, इसको जेड लेते यहाँ पर आपको मिलेगा डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर जो होता है ये आपका डोनट शेप्ड होता है, डोनट शेप कैसे, इसको बोलते हैं डोनट शेप, दिस इज द डोनट शेप, ये आपका कौन सा शेप है, ये आपका है डोनट शेप, ठीक है। इसी के साथ जो है ये सवाल आपका जो है वो खत्म होता है, समझ गए। और हाँ आप एफ ऑर्बिटल के भी थोड़ा सा लिख लो, डी ऑर्बिटल का बिना बताओगे, फिर आप लिखोगे चौथा एफ ऑर्बिटल, इसमें आप लिख लोगे एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल, एफ किसके स्टैंड करता है, फंडामेंटल, और इसका लिख दोगे, इसका लिख दोगे, एफ के लिए क्या होगा भैया, एल बराबर आपका है 3, तो तो आपका जो एम बराबर होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो, यानी टोटल 7 ऑर्बिटल बनेंगे, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 7 ऑर्बिटल बनेंगे, और तुम लिख दोगे देयर शेप इज कॉम्प्लेक्स, इनका शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एंड कांट बी ड्रॉन ऑन पेपर, और उसको पेपर पे हम बना नहीं सकते हैं, और उसको पेपर हम बना नहीं सकते हैं, तो ये लिखने के साथ ही आपका जो आंसर है वो पूरा हो जाएगा। तो क्या करता हूं मैं, आप लोग को मौका देता हूं बच्चे, आप लोग को मौका देता हूं, फटाक से इसको लिखना चालू कीजिए, मैं जैसे ही हटूंगा, मैं जब हटूंगा तुरंत आप इसको लिखेंगे, चलिए नोट कर लिया, आगे देखिए, हाँ नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, अगले पन्ने में चलना पड़ेगा मेरे को, हाँ चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक सारी चीज आपको समझ में आ गई। आइए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो यहां तक हमने सवाल जो है शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल तक कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके ये बाकी से सवाल बचते हैं ये हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अब तक आप बने हुए हैं तो अगला वीडियो भी बहुत जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस बार आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, आप बता सकते हो किस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्दी।